हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2014 के क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चन, जिसमें हम लाइट साथ ही साथ लॉजिक गेट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम केवल लाइट एंड लॉजिक गेट ही डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट जब हम टॉपिक जैसे जैसे हमारी फिनिश होती चली जाएगी उस तरह से हम आपका वीडियो लेकर के चलते चले आएंगे। चलिए देखते हैं, हम 2014 के एनुअल क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सबसे पहले इस बार इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना पूछ करके छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 4 करती है कि ऑप्टिकल फाइबर का कोर किस पदार्थ का बना होता है। तो आपको मैंने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा रखा है, कोर क्लैडिंग और जैकेट होता है और जनरली वह सिल्का का बना रहता है, ग्लासेस का बना रहता है। तो ऑप्शंस में दोनों हो सकते हैं, सिल्का मतलब सिल्का ही लेकर के चलिएगा। लिखेंगे कि पूछा ऑप्टिकल फाइबर का कोर किस पदार्थ का बना होता है, तो लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है वह सिल्का का बना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए। तो इसका फॉर्मूला आपको बता रखा गया है कि बीटा इक्वल्स टू फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी बाई स्मॉल डी। ऊपर होता है कैपिटल डी और नीचे होता है स्मॉल डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रिंज की चौड़ाई क्या था, बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई स्मॉल डी, जहाँ लेमडा है वेवलेंथ, डी है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस और डी क्या है, पर्दे तथा स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है, दैट इज फ्रिंज की चौड़ाई। ओके क्या, तो ये था व्यतिकरण, बस यही आपसे पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला बस केवल लिख देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रूस्टर के नियम को समझाएं। तो ब्रूस्टर का नियम क्या था, tan IP इक्वल्स टू म्यू। तो ये बस आपको लिख देना है, बिकॉज एक नंबर का ये क्वेश्चन है और वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। आप एक सुंदर सा पिक्चर बना दीजिएगा और उसमें बस लिख दीजिएगा tan IP इज इक्वल्स टू म्यू, दैट इज tan IP इक्वल्स टू म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंद गेट का प्रतीक लिखे। तो नंद गेट मतलब एंड प्लस नॉट गेट। तो पहले एंड गेट बना देंगे, पुनः नॉट गेट बना देंगे। तो ये सारी चीजें आपको आती है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज नंद गेट, ओके ना। पहले एंड गेट बनाना है, पुनः नॉट लगा देना है, दिस इज नंद गेट। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद चलते हैं और अति लघु उत्तरीय में। अति लघु उत्तरीय में देखते हैं कि लाइट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस थे। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सब नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन है 22 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि क्षैतिज तरंगे क्यों ध्रुवित नहीं होती। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि तरंगों को हम ध्रुवित क्यों नहीं करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर की क्वेश्चन है, तो 2-3 लाइन से आपको बस समझाना होगा। यहाँ पर हम आपको 2 चीजें समझा देते हैं। ऐसे इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम थोड़ी देर में समझाते हैं। सबसे पहले पॉइंट को समझे। इसमें बोला है कि क्षैतिज किरणें को ध्रुवित क्यों नहीं किया जाता है। थोड़ा हम बात करते हैं कि हमारे पास जो तरंग थी वह 2 तरह की थी, ठीक है। तरंग थी 2 तरह की। एक था विद्युत चुंबकीय तरंग, जो इसमें आप प्रकाश तरंग की बात करते हैं। इसमें था अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और एक तरफ आएगा अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग और साथ ही साथ अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल, जिसका एग्जांपल है साउंड, बस याद रखिएगा। और अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जांपल आप याद रखिएगा कौन सा, तो अनुप्रस्थ एग्जांपल में लाइट याद रखिएगा, प्रकाश। तो एग्जाम पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंगों को ध्रुवित करते हैं बट अनुदैर्घ्य को नहीं, क्यों, समझाएं। देखिए जनता, आपको मैंने पहले पोलराइड समझा रखा है, ठीक है। पोलराइड के बारे में समझा रखा है। ये ऐसा है, टूरमैलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, ये पोलराइड। इसमें जो कटिंग की रहती है ये बताती है कि इस कटिंग के पैरेलल में जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, बिकॉज आपको पता है जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें है तरंग की दिशा और विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों क्या होते हैं, तरंग के लंबवत होते हैं। फिर से समझिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें जो आगे आपको पढ़ाया भी जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को ई से और चुंबकीय क्षेत्र को बी से। तो क्या देखा गया कि यह तरंग की दिशा, तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है, चाहे अनुप्रस्थ तरंग एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें जो क्या होता है कि प्रकाश तरंग की जो दिशा होती है उसके लंबवत में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। जब यह पोलराइड से और टूरमैलिन क्रिस्टल से पास करती है तो एक सिंगल डायरेक्शन में चली जाती है, बढ़ जाती है। और यहाँ था अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित किरणें, और एक ऐसी किरणों में कन्वर्ट हो जाती है ध्रुवित किरणों में, यानी कि अध्रुवित किरणें बदल चुकी हैं ध्रुवित किरणें में, ठीक है। अध्रुवित किससे बदल गया है, ध्रुवित किरण में। कैसे है, अनपोलराइज्ड लाइट। बट इसमें क्या है कि अनुप्रस्थ तरंगों में ये है तरंग की दिशा और तरंग के लंबवत में है, तो पोलराइड है। पोलराइड का जो मटेरियल है यह और सारे विद्युत क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और केवल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को पास करता है। तो हम बोलेंगे कि यह तरंग की दिशा और तरंग के एक पार्टिकुलर, एक निश्चित दिशा में ही विद्युत क्षेत्र है। तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं कि यह सर ध्रुवित प्रकाश हो चुका है। परंतु अगर हम
ध्वनि की बात करते हैं या सिंपली कहें कि हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है कि तरंग की दिशा इधर है और जो कणों का जो हम कह सकते हैं माध्यम के कणों का या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र जो भी होते हैं, तो तरंग के कणों का जो विस्थापन है वह इसी दिशा में होता है। ओके क्या? तो अगर यह अध्रुवित है तो देखो, अगर कटिंग ऐसे किया है तो ये सारी की सारी बेचारी किरणें पास कर जाएंगी। तो अगर यह अध्रुवित है तो आपको अध्रुवित मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि जो अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग की सिंपली क्या होती है कि अनुदैर्घ्य तरंगों को अगर अध्रुवित तरंग यहाँ से पास किए और हम सोचे थे कि यहाँ हमको ध्रुवित तरंगे मिलेगी, बेटा ऐसा है नहीं। बिकॉज हो क्या रहा है भाई, तो अध्रुवित तरंग भेजे थे और मिल रहा है हमको अध्रुवित तरंग, और चूंकि अध्रुवित तरंग मिल रहा है तो ध्रुवित प्रकाश बना नहीं और यहाँ पर पोलराइजेशन हो नहीं रही है। तो एक बार हम फिर से कहानी को समझा दें कि हमारे पास जो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग में ये है तरंग की दिशा और तरंग के लंबवत दिशा में कौन पाया जाता है? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। तरंग के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, जब इसको पोलराइड से पास करते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल से जब इसको पास किया जाता है तो बाकी पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रोक दिया जाता है, एक निश्चित डायरेक्शन वाले ही केवल पास कर पाती है। तो ये है अध्रुवित प्रकाश और हमको ध्रुवित प्रकाश मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश तरंगों को, चाहे अनुप्रस्थ तरंगों को ही हम ध्रुवित कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगों को या अनुप्रस्थ तरंगों को ही हम ध्रुवित कर सकते हैं। परंतु यदि हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों की, अनुदैर्घ्य तरंग क्या है भाई? तो अनुदैर्घ्य तरंग कुछ इस तरह का है कि अनुदैर्घ्य तरंगों में ये है हमारा पॉइंट। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है कि यह तरंग की गति की दिशा और माध्यम के कणों का विस्थापन इस तरह से हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, माध्यम के कणों का विस्थापन यहाँ पर क्या है? संपीड़न तथा विरलन के रूप में प्रकाश के माध्यम के कण गति कर आगे पीछे करके संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। और यहाँ पर तुम लगा देते हो टूरमैलिन क्रिस्टल, तो ये क्या होगी? एक कटिंग है तो वेव इससे पास करेगी और इस तरह से पार्टिकल ही पास कर जाएंगे। तो कण भी पास करेंगे, कणों का भी कह सकते हैं कि संपीड़न विरलन का रूप यही रह गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो अगर यह अध्रुवित प्रकाश है तो अध्रुवित प्रकाश मिलेगा। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि सर हमें यह क्लियर हो चुका है कि अध्रुवित प्रकाशों को हम अध्रुवित बोल रहे हैं, अनुप्रस्थ तरंग को हम लोग ध्रुवित कर सकते हैं परंतु अनुदैर्घ्य तरंग को ध्रुवित नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्षैतिज तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, समझाइए। तो हम लिखेंगे चूंकि क्षैतिज तरंगों को ध्रुवित इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्षैतिज तरंगों में तरंग के दिशा के समानांतर ही माध्यम के कणों का विस्थापन होता है और यदि जब उन्हें हम टूरमैलिन क्रिस्टल या सिंपली लिखिएगा पोलराइड से होकर गुजारते हैं तो पाते हैं कि समान तरह की तरंगे उससे पास होकर के गुजर जाती है। और अगर हमारे पास अध्रुवित तरंगे थी तो बाद में भी अध्रुवित तरंगे ही मिल पाती है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगों को हम लोग ध्रुवित नहीं कर सकते, केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों को ही ध्रुवित किया जा सकता है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा और बाकी इसका सॉल्यूशन पीछे भी है, बट आप इसको अच्छे से सुन लिए हैं तो आप वहीं से लिख लीजिएगा। और मन करता होगा तो एक छोटा सा इस तरह का एक फिगर बना लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा पोलराइड और यहाँ से दिखाइएगा तरंग की दिशा और इधर दिखा दीजिएगा क्या? तो इधर दिखा दीजिएगा एक बार इस तरह से लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दिखा दीजिएगा। तो इधर दिखाइएगा एक, तो लिखिएगा कि कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ। परंतु अनुदैर्घ्य में दिखाइएगा कि मध्यम के कणों का विस्थापन भी ऐसे ही है और कण की दिशा भी ऐसे ही है और टूरमैलिन क्रिस्टल से पास करेगा तो कणों का विस्थापन पुनः वही रह गया, मतलब अध्रुवित तो अध्रुवित रह गया। मतलब फाइनली कह सकते हैं कि अध्रुवित किरणों को ध्रुवित नहीं किया, अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। चलिए, अनुप्रस्थ को किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, देखते हैं कि लाइट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं। तो ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं हैं। पुनः यहाँ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 जो चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अभी नहीं पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है 1.5 के कांच के दोनों फलकों, मतलब अपवर्तनांक 1.55 की कांच के से दोनों फलकों के समान वक्रता त्रिज्या के उभय उत्तल लेंस निर्मित है। फोकस दूरी इतना का लेंस निर्मित करने के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होने वाली है? सिंपल क्वेश्चन है 28 नंबर। लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आपको याद हो, देखिए ए है 1.55 फोकस दूरी, इसका त्रिज्या r है और इसकी भी त्रिज्या क्या है? r है। बोला है कि हमको फोकस जो चाहिए वह कितना सेंटीमीटर चाहिए? तो 20 सेंटीमीटर चाहिए। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ द लेंस बटा
म्यू ऑफ द माध्यम -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अब देखिए लाइट अगर इधर से इधर जाएगी तो एक रेडियस प्लस तो दूसरा रेडियस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 1/f फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर रख दीजिएगा। म्यू ऑफ लेंस 1.55, माध्यम नहीं दिया हवा लेके चलेंगे, इंटू 1/r, पहले का रेडियस है r माइनस दूसरे का रेडियस लिखेंगे -r। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले का रेडियस r तो दूसरे का -r, तो 1/20 इधर बचेगा कितना 0.55। देखो इतना में डिवाइड करोगे तो 1.55 बचेगा, -1 तो 0.55 और ये हो जाएगा 2/r। अब इसको केवल सोल्व कर देना है, तो r का वैल्यू हो जाएगा कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.55 गुने 2 और गुने 20 और लास्टली करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ठीक है 40 पंचों, ठीक है ठीक है ठीक है 220 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर। एक बार रुकिए कैलकुलेशन अच्छे से कर देते हैं, गड़बड़ ना हो। देखिए 55/100 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 40, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट हो गया, हाँ 22 आएगा, ठीक है। यानी कि कितना सेंटीमीटर 22, ऐसे भी सॉरी यहाँ ध्यान नहीं रखा, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव दीजिएगा तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। यानी कि ये जो सतह है दोनों सतह की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन सब लोग देख लीजिए, दोनों की त्रिज्या r है और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर लाना है। प्रकाश आगे से जाएगी तो एक रेडियस प्लस तो दूसरा माइनस लेना पड़ेगा। 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ द लेंस बटा म्यू ऑफ द माध्यम -1 इंटू 1/r1 -1/r2, तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1.55/1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब सोल्व कीजिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान रखिए, गुना सही किया हुआ था, दशमलव के बाद 2 अंक बैठाओगे तो 22 सेंटीमीटर चलाएगा। चलिए आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है भाई। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नीचे दिए गए नैंद गेट का सत्यता सारणी बनाइए। और चलिए तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आपको आता भी होगा जो लोग लॉजिक गेट पढ़े हुए हैं। आप देखिएगा ए है एंड गेट और इसका दोनों जो इनपुट है निर्गत संकेत है उसको ऐसे टच कर दिया गया है। तो आप इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे वाई। बस एक टेबल बना दीजिए और आपका आंसर चला जाएगा। देखिए इसमें ए होगा, इसमें बी होगा, इसमें सी होगा और लास्ट में क्या बना दीजिएगा वाई बना दीजिएगा आउटपुट। चलिए ए को करेंगे 0 तो बी भी हो जाएगा 0 और सी भी हो जाएगा 0। देखिए ए यहाँ से 0 जाएगा तो ये दोनों सेम से अटैच्ड है तो ए भी 0 ए भी 0। और एंड गेट क्या करती है मल्टीप्लाई करती है, तो बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 0। अगली बार 1 इनपुट भेजेंगे तो यहाँ 1 तो बी भी 1 हो जाएगा, सी भी 1 हो जाएगा और 1 में 1 से का एंड कीजिएगा, एंड में तो मल्टीप्लाई करना तो आंसर हो गया इतना, यही आपको है। एंड वाई इक्वल्स टू हो जाता है बी इंटू सी, ठीक है, y इक्वल्स टू बी इंटू सी हो जाएगा। या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू किसका इक्वल हो चुका है, y इक्वल टू देखिए ए के इक्वल हो सकता है, ए भी हो सकता है, इसका लॉजिक मतलब मैथमेटिकल लॉजिक। तो हम सिंपली कर सकते इतना ही बना देते तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते। ऐसे करना है, डायग्राम बनाना है, इनपुट ए है तो ए 1 डालोगे तो ए भी 1 होगा, अगर 0 डालोगे तो ए भी 0 होगा। अपना एंड गेट मल्टीप्लाई करती है, आपका आंसर आ चुका होगा। चलिए तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में फिनिशिंग की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारा हो चुका है 30 नंबर हो गया, 31, 32, 33 ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में लाइट के क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्या कहती है, तो 37 नंबर आपको कहती है कि 1.5 तरंगार्घ एवं द्वितीय तरंगिकाओं को परिभाषित करें। तरंगार्घ क्या है और द्वितीय तरंगिका है, बाकी बहुत अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप इसको देख लीजिएगा अपने नोट्स में, लिखा हुआ भी है। साथ ही साथ हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि आप समझ जाइए कि हमने बार बार बोला है कि तरंग प्रकाशिकी से क्वेश्चन जरूर आते रहता है कि तरंग सिद्धांत के आधार पर या तो प्रावर्तन की घटना होगा या तो अपवर्तन की घटना को सत्यापित करना होगा। चलते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्या है, 1.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका का उपयोग करके अवांछित कोणीय आवर्तन 30 गुना, गुना है ना मतलब 30 गुना लिखा हुआ है, प्राप्त होता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का समायोजन कैसे करेंगे। देखो समायोजन का सिंपल मतलब होता है, ये आपसे पूछना चाहता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो हमारा नेत्रिका होता है और अभिदृश्यक होता है दोनों को कैसे व्यवस्थित करेंगे, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपसे नली की लंबाई पूछना चाहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो चलते हैं इसको जरा अच्छे से डिस्कस कर देते हैं और पुनः 38 नंबर का बी नंबर को भी डिस्कस करेंगे। बाकी पुनः इससे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे गए थे, गौस चलिए इतना ही पूछे गए थे।
देखिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास है 38 नंबर क्वेश्चंस कहता है, जैसे पहले आप बना लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ए है अभिदृश्यक और ये है आपकी नेत्रिका, ठीक है। ए है अभिदृश्यक, ए है आपकी नेत्रिका। और क्या है कि इसका फोकस दूरी दिया हुआ है किसका, तो नेत्रिका का फोकस दूरी है, इसका फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर और इसका फोकस दूरी दे रखा है कितना 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बोला है कि बताओ कैसे व्यवस्थित करें, मतलब नली की लंबाई बतानी है और नली की लंबाई का फॉर्मूला आपको आता होगा V0 प्लस UE। मतलब कहने का है कि इसका जो इमेज बनेगा O और इसका जो ऑब्जेक्ट दोनों के डिस्टेंस को जोड़ देंगे, लेंथ को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा टी ऑफ द लेंथ। अब बात करते हैं जरा सा क्वेश्चन में, हम इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था M0 गुने ME, ये पता है मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इसको बताए थे CEO, शॉर्टकट याद होगा तो CEO कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यह आई पीस और ये क्या है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट याद रखने का तरीका था CEO मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो C बराबर EO, ठीक है। तो CEO। चलिए अब इसमें क्या है कि क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखा है कि ए दिया हुआ 30 गुना यानी 30 टाइम्स M0 कर देंगे और ME का फॉर्मूला आपको पता होगा 1 प्लस DFE होता है, कितना 1 प्लस DFE। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता MC इज इक्वल्स टू M0 गुने ME होता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला था L/F0 करके, तो उसकी जरूरत मुझे यहाँ नहीं पड़ेगी, हम M0 इंटू ME से चलेंगे आगे की तरफ। अब चलते हैं FE फोकस दूरी ऑफ आई पीस का फोकस दूरी दे रखा है क्या, बिल्कुल आई पीस का फोकस दूरी आपको क्वेश्चंस में दे रखा है कितना सेंटीमीटर, आई पीस का दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ओके क्या। तो चलते हैं यहाँ पर हम जल्दी से रख देते हैं 5 सेंटीमीटर, तो M0 गुने 1 प्लस D के जगह 25 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रखेंगे तो एक कट आउट होकर के हो जाएगा M0 इंटू 6 और यहाँ से M0 निकालिएगा तो हो जाएगा 30/6, दैट इज कितना 5। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव निकल गया। अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का ये है लेंस और लेंस का मैं यहाँ देखिए दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अभिदृश्यक आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है -V0/U0, किसी भी लेंस का -V/U, तो O है तो O ऑब्जेक्टिव और ये कितना दिया हुआ है 5, यहाँ से अगर V0 निकालोगे तो हो जाएगा कितना -5 इंटू U0। तो अब हमको बस पहले तो यहाँ देखो क्या चाहिए V0 चाहिए, तो V0 के लिए यूनिट में रिलेशन आ गया तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। क्वेश्चन में सब चीज दे रखा है, देखिए V0 की जगह हम -5U रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/-5U0 माइनस 1/U0 इज इक्वल्स टू फोकस दूरी देखिए तो कितना रखा है भाई, फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव, यहाँ ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी 1.25 ना, तो 1.25 रख दीजिए। जैसे ही 1.25 रखोगे और इसको सोल्व किया जाएगा तो हो जाएगा कितना 5U0, यहाँ पे हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू कितना 1.25 और जैसे ही इसको सोल्व कर दिया जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ -6/5U0 इज इक्वल्स टू 1/1.25 और जैसे यूनिट निकालिएगा तो -6 इंटू 1.25 और नीचे कितना 5, सबको सोल्व किया जाए 1 यानी कि 1.5 माइनस साइन के साथ। तो देखिए जनता हमको U0 मालूम हो गया, U0 क्या मालूम हो गया, यानी अभिदृश्यक में जो वस्तु रखा गया होगा यहाँ से कितनी सेंटीमीटर पर रखा गया है 1.5 सेंटीमीटर पर, तो इसका इमेज डिस्टेंस हम निकाल देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इमेज बनता है तो दिस इज V0 यानी प्रतिबिंब दूरी हमको मालूम हो जाएगी। और यहाँ देखिए रिलेशन है तो यहाँ से हम V0 निकाल लिए कितना है -5 गुने U0 का वैल्यू निकल के आया कितना 1.5, तो लिखेंगे -1.5 तो हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो V0 हमको मालूम हो चुका है। अब किसी तरह से हमको EV मालूम करना पड़ेगा। चलिए EV कैसे मालूम होगा, तो EV मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे कितना 1/V माइनस 1/EV इज इक्वल्स टू 1/FE, ओके क्या। अच्छा इसमें क्या है कि हम जो मेरा अभिदृश्यक है और ये हमारा नेत्रिका है तो यहाँ से यहाँ इमेज बनती है और इसका फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनता है, ओके ना, इस तरह से बनती है ये अंतिम प्रतिबिंब। तो अंतिम प्रतिबिंब को कितना मानना पड़ेगा, तो अंतिम प्रतिबिंब को हम लोग मान लेते हैं, अंतिम प्रतिबिंब को हम लोग कितना मान लेते हैं, तो अंतिम प्रतिबिंब को मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कितने पर बनेगा, तो हम मान लेते हैं कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसके लिए जो प्रतिबिंब दूरी है वो कितना सेंटीमीटर मानेंगे 25 सेंटीमीटर। तो 1/, यहाँ पे हो जाएगा चूंकि पीछे देखो प्रकाश जाएगी आगे और प्रतिबिंब बन रहा है पीछे, तो कौन सा साइन माइनस, तो 1/-25 सेंटीमीटर माइनस 1/EV इज इक्वल्स टू फोकस दूरी दिया हुआ है कितना आई पीस का, देखिए नेत्रिका का दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और यहाँ से इसको सोल्व कर लिया जाएगा
तो ए इधर चलाएगा तो हो जाएगा 1/EV, इसको इधर लेके चलते हैं प्लस, और ये कितना बचेगा 1 - 1/25 और -1/5, लघुत्तम एलसीएम लोगे 25, तो -1 -5 तो हो जाएगा -6/25, और यहाँ से ईवी का वैल्यू निकल के चला है कितना, तो 25/6 -n के साथ, ठीक है, 25/6 जो कि करीब करीब हो जाएगा 4.17 सेंटीमीटर -n के साथ। तो हमको ईवी मालूम हो गया, हमको भी मालूम हो गया, और इन्हीं दोनों को यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे तो लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप निकल जाएगा, यानी कि कह सकते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नली की लंबाई। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन था, जिसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना होगा। एक बार फिर से हम आपको समझा दें कि हमारे क्वेश्चन ही पूछा था कि एक अभिदृश्यक का फोकस दूरी इतना है, नेत्रिका का इतना है, दोनों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि हमको 30 गुना आवर्धन प्राप्त हो। तो सबसे पहले व्यवस्थित किया जाए, मतलब हमको नली की लंबाई प्राप्त करना है, तो नली की लंबाई, इसका प्रतिबिंब दूरी और इसका वस्तु दूरी दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो V0 + U0 मोड में रखें ताकि पॉजिटिव साइन के साथ आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, अब अभिदृश्यक हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जानते हैं, m0 × m। क्या होता है m0 × m? अब चलते हैं m0 × m। m का फॉर्मूला क्या होता है 1 + d/Fe mc। अब देखो हम ये पढ़ा रखे हैं आपको कि CEO कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता, आईपीस और ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से mc का वैल्यू कितना है जनता, तो mc का वैल्यू यहाँ पर 30 है, ठीक है। m0 × m, m0 × m है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, m0 mc की जगह कितना है 30 गुना लिखा हुआ है 30 टाइम्स, m0 निकाल लेते हैं, और m का फॉर्मूला 1 + d/Fe होता है। सबको रखेंगे m0 × 1 + 25/5, और कट आउट करोगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो m0 × 6 बराबर कितना 30, तो m0 निकलेगा तो 30/6 तो 5 निकलेगा। m0 जैसे ही मालूम हो गया, तो चलिए m0 का फॉर्मूला क्या होता है -v/u0, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, आवर्धन क्षमता बराबर होता है दैट इज 5। यहाँ से V0 निकल गया -5u0। पुनः फॉर्मूला लिखेंगे 1/v, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/v बराबर 1/f ऑन नॉट ओ, मतलब ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा V0 की जगह 1 -5u0, पुनः -1/u0 इतना, और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो u0 का वैल्यू निकल के चला है -1.5, और हमको V0 निकालना है। तो दिस इज द फॉर्मूला, तो V0 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर होगा 75 सेंटीमीटर। तो V0 का काम हो गया, V0 निकल चुका है। देखिए V0 हमारा काम हो गया, V0 निकल गया। अब EV निकालना होगा, तो अब लिखेंगे 1/v - 1/u - 1/f, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f ही कर लेंगे। और अब चलते हैं कि कैसे सोल्व किया जाएगा। 1/v - 1/u बराबर 1/f ही। अब देखिए v की जगह हम क्या कर सकते हैं, देखिए v 1/v - 1/u EV बराबर 1/Fe। अब देखिए VE की जगह, तो चूंकि हमको ये नहीं पता है कि अंतिम प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर पर, तो हम लेके चलेंगे 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर डालेंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो ये निकल के आया कितना 4.17। दोनों को मैग्नीट्यूड यानी कि प्लस चिन्ह के साथ यहाँ पर हो जाएगा 7.5, और यहाँ 4.17, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 38 फिनिश होता है। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन था पिक्चर वाला, शायद था कोई क्वेश्चन, हाँ एक था ये लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में क्या दे रखा है जरा समझ लीजिए। एंड गेट को परिपथ के अनुसार समायोजित किया गया है। दोनों परिपथ के लिए संक्रियाओं को लिखो, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला जो y निकलता था वो लिखना है, कैसे बनने वाला है। काफी सिंपल है, आपको थोड़ी सी डर लगेगी पिक्चर को देखकर, बट घबराना नहीं है। चलिए हम देखते हैं जरा सा। फर्स्ट है 38 का बी। 38 का बी में देखिएगा, फर्स्ट पिक्चर है, इस तरह से बना है। पुनः आगे चल के इनपुट ऐसे हो गया है, और ए है, यहाँ पे नॉट लगा है, दिस इज वाई। कुछ नहीं करने का है, पहले हम ट्रुथ टेबल बना लेंगे ताकि हमको मैथ समझ में आए। देखिए ए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको डी, इसको ई, ठीक है। चलते आगे, अब देखा जाए क्या रूल बन रहा है। हम पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, सत्यता सारणी, तो हमको मैथ पता चल जाएगा। 2 इनपुट है तो 4 बॉक्स बनाएंगे, ए बी, यहाँ पे लिखेंगे सी, फिर डी, फिर ई, और फिर वाई। चलिए ट्रुथ बॉक्स को भरना शुरू कर देते हैं। 2 इनपुट है तो डबल पेयर में 0 0 1 1, पुनः अल्टरनेट 0 1 0 1, इतना कर लीजिएगा। अब देखिए सी है जो कि एंड गेट में नॉट लगा हुआ है, तो पहले एंड का मतलब दोनों को गुना, तो 0 × 0, पुनः नॉट लगा है तो उल्टा करेंगे, तो 0 × 0 तो 0, और उसका उल्टा करोगे तो 1
1 इंटू जीरो तो जीरो, जीरो 1 इंटू जीरो तो जीरो, तो AND गेट हो गया, उसका उल्टा करोगे तो 1, 1 इंटू जीरो तो जीरो, उसका उल्टा करोगे तो 1, 1 इंटू 1 और इसका उल्टा करोगे तो 0, यानी कि हमको C मालूम हो गया। C से देखिए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है D और E, मतलब जो C वही D होगा वही E होगा, तो 1 1 1 0 और E भी होगा 1 1 1 0। आगे है एंड गेट, एंड गेट में तो पहले मल्टीप्लाई करना है, तब नॉट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1, तो जैसे ही 1 इंटू 1 करोगे तो 1 मिलेगा, उसका उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा 0। आगे चलते हैं, हमको क्या मिल रहा है 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 तो 1, उसका उल्टा करेंगे तो 0, 1 इंटू 1 तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और 0 इंटू 0 उसका उल्टा करेंगे तो 1 मिलेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, कि कौन ऐसा बॉक्स है जिससे मैच कर रहा है। तो हमको चलिए जरा सा इसको हम बॉक्स में देखते हैं। चलिए अब देखा जाए, तो हमको एक बॉक्स को देखने से पता चला, देखो 0 है 0 है 0 है 1 है, तो देखो 0 का उल्टा कहीं दिख रहा होगा, ये सब 0 0 मैच किया, बट यहाँ नहीं मैच किया, इससे नहीं मैच किया, बी से मैच कर रहा है, बी से ही मैच नहीं कर रहा है, बट सी से मैच कर रहा है, कुछ रिलेशन है 1 0 1 0 1 0 0 1 मिल गया। मतलब हम कहेंगे कि y जो है वह c का रेकरिंग, मतलब c का उल्टा है, और c क्या है जनता, तो c है, देखो c है a इंटू बी, c है a इंटू बी, a इंटू बी है c, और उस पर क्या लगा है नॉट लगा है, ठीक है, और तब ऊपर से भी नॉट लगा देंगे। ओके, क्या फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, पहले सी क्या है, तो सी देखिए सी है क्या, सी है एंड गेट के आउटपुट, बीच में नॉट लगा है, तो सी है जनरली क्या कह सकते हैं कि ए इंटू बी पर बार, तो ए इंटू बी पर बार पहले से निकल गया, दिस इज सी, और इसके ऊपर बार लगा है, तो नॉट का नॉट करोगे तो क्या बचेगा, y इक्वल्स टू ए इंटू बी इज द करेक्ट आंसर। समझ लीजिए फिर से सब लोग। सबसे पहले ए वाले देखा जाए पिक्चर, 38 का ए नंबर है, हाँ 38 का ए नंबर को देखा जाए। पहले मैंने पिक्चर बना लिया, पुनः इनपुट है, 2 इनपुट है, तो 4 बॉक्स, 1 2 3 4 बॉक्स बनाए, ए बी सी डी ई, और इसके बाद क्या लिखेंगे वाई। अब हम बात करते हैं, अल्टरनेटली भरेंगे 0 0 1 1, पुनः 0 1 0 1 भर दिया मैंने। पुनः देखिए सी जो है ना एंड गेट का आउटपुट नहीं है, नंद गेट, एंड प्लस नॉट है ना, नॉट गेट भी लगा हुआ है, तो पहले एंड करो, गुना करो, पुनः उल्टा करो, तो 0 इंटू 0 तो 1, 1 इंटू 0 तो 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 तो 0 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 1 का उल्टा 0। पुनः हम डी के पास चलते हैं, तो जो सी होगा वही डी होगा, तो देखो सी डी सब सेम है, सी डी तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब वाई के पास चलते हैं, तो y जो है इन दोनों को एंड गेट का उल्टा है, पहले एंड गेट करना है, तो 1 इंटू 1 का 1 और 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 0 इंटू 0 0 का उल्टा 1। तो अब देखें किससे मैच कर रहा है, तो किसी से मैच डायरेक्ट नहीं कर रहा, बट 0 है 1 का उल्टा, तो ये यानी कि y जो है c का बार है, y क्या है c पर बार है, परंतु c क्या है, तो c जो है एंड गेट नहीं है, नंद गेट है, देखो एंड प्लस नॉट है, तो a इंटू बी और उस पर रेकरिंग का रेकरिंग, तो नॉट का नॉट करेंगे तो a इंटू बी बचेगा। तो पहले का मैथ निकल गया, एक टेबल बना दी। अब चलते हैं बी नंबर, बी नंबर क्या है पिक्चर, तो बी नंबर पिक्चर को जरा बना दूं। पिक्चर देख के घबराना नहीं है कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन सब सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज वाई, इसको मान लीजिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी, ठीक है, ए बी, इसको मान लीजिएगा सी डी, या इतना नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, ई एफ जी एच वाई। चलिए हम बॉक्स बनाते हैं, ए बी सी डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच, और इसके बाद वाई, वाई इज द करेक्ट आंसर। चलिए 2 3 4, क्योंकि 2 इनपुट है तो लिखेंगे 0 0 1 1, इतना कर दिया आपने 0 0 1 1। अब देखिए सी के पास चलते हैं, सी जो है हमारी वही ए होगा, तो एक देखो तो सेम से इनपुट है, सेम से टच है, तो अगर ए 0 तो सी भी 0 होगा, तो डी भी 0 होगा, ए 0 तो सी भी 0 तो डी भी 0। अब चलते हैं जरा सा ई और एफ के पास, मिस्टेक हो रहा है कहीं, अच्छा सॉरी, ए बॉक्स भी भरना था ना, 0 0 1 1, अब अल्टरनेट बढ़ेंगे 0 1 0 1। अब चलिए करते हैं, ए के पास चलते हैं, अब बॉक्स सही हो गया, 0 0 0 1 1, अल्टरनेट पहले 2 भर लेंगे। अब चलते हैं सी के पास, सी जो है ए है और डी भी ए है, तो देखो ए का वैल्यू 0 है तो ए भी 0 ए भी 0। देखिए हमारे पास अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ए बॉक्स तो सर जनता खाली रह जाएगी, ऐसे इसको आप नहीं करो, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। कैसे कि बी के पास, बी से भरेंगे हम ई और एफ को, और ए से भरेंगे इसको, यानी कि हमको इनपुट जो है, ओके
इसका जो इनपुट है जनता, इनपुट आपको बनाना पड़ेगा 0011 तो ठीक किया गया है। एंड अगर हम बात करते हैं और क्या इसमें सोच सकते हैं, तो इसमें सोचा जा सकता है कि हमारा जो एक सेकंड थोड़ा रुक जाएं, कुछ न कुछ इसमें लॉजिक बैठना नहीं है। जैसे अब यहाँ पर सी की बात करते हैं, तो सी जो हमें मिल रहा है, अच्छा ऐसे मिल रहा है। देखिए इसको करेंगे कैसे, इसमें थोड़ी सी मतलब ऐसे करने से दिक्कत ये हो रहा है ना कि ये बॉक्स खाली रह जाएंगे। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास कि हम करें क्या। ए का वैल्यू नहीं तो फिर से वही कर, ए का वैल्यू 1 कर देंगे, 1 कर देंगे, आप पुनः 0 कर देंगे और 1 कर देंगे, 1 कर देंगे, तो थोड़ी मिस्टेक है। देखिए इसको ऐसे नहीं मत कीजिए। इसका जो बी पार्ट है फिर से हम कर देते हैं। यहाँ पर फिगर कुछ जरा समझिएगा, पता है क्या, इसको बहुत ज्यादा नेमिंग करने के कारण दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तुम सोचो ये दोनों तार सेम है, ये दोनों अलग अलग थी बट मिल गई एक से, तो लास्टली एक ही इनपुट इसमें हुआ है, ठीक है, इसमें एक ही इनपुट होगा, ये समझाना है आपको। चलिए एक बार फिर से पिक्चर समझा देते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा न कि वीडियो रुक जाए। एक जल्दी थोड़ा तेज रहेंगे, देखिएगा यहाँ है, और पुनः अगला है ऐसे, इसे टच करा दिए एंड गेट से, ये एंड गेट है। हाँ देखिए एक कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था ना कि हम यहाँ ए मान लिए, बी मान लिया, इसको अगर सी डी मान लेंगे तो नेमिंग करने में दिक्कत हो जाएगी। देखो ए है तो यही ए इसमें जाएगा और यही ए बी इसमें जाएगा, बस यही ध्यान रखना है। लास्टली ये कंफ्यूज क्या है आपको कि 2 वायर बना करके एक से टच किया तो लास्टली एक ही वायर हो गया, ये भी 2 वायर बना करके एक से टच किया तो एक ही वायर, मतलब इन दोनों में एक इनपुट है। तो अब तेजी से बन जाएगा यह। इसको मान लीजिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अब देखो इसमें एंड गेट है, ठीक है, तो ए है ना, ए इनपुट हुआ तो नीचे ऊपर भी ए इनपुट, बी इनपुट हो तो ऊपर भी तो नीचे भी क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अब क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए वाई। अब चलते हैं सी डी एंड वाई। देखिए अब डबल इनपुट है तो अल्टरनेट भरेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये तो फ्रीली भर ली। अब सी के पास चलते हैं। सी जो है वह क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लाई, एंड गेट का नॉट है तो एंड में एक को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए को ए से मल्टीप्लाई करो, अगर ए है 0, ए है 0 तो 0 इंटू 0 तो 0, और 0 को उल्टा करेंगे तो क्या बचेगा 1। उसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर इसकी बात करते हैं जो हमारे पास सी है वह सी क्या है, इसका एंड गेट है। एंड गेट मतलब इसको उल्टा करके हमको करना होगा, मतलब सी है जो कि ए और ए, तो देखिए फिर से ए का उल्टा, तो पहले हम क्या करेंगे, एंड करेंगे, तो ए में क्या है 0 इंटू 0 और 0 का उल्टा कितना 1। पुनः चलते हैं इसके पास, इसके पास अगला है 1, तो 1 को 2 बार लिखेंगे, 1 इंटू 1 तो 1 और 1 का उल्टा तो 0, पुनः 1, तो ए भी 1 ए भी 1, चूंकि नंद गेट है ना तो पहले एंड करेंगे मतलब गुना, तो 1 में 1 से गुना कर लेंगे और उसका उल्टा करेंगे तो 0। ये बात फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर बातें क्या हो पा रही हैं कि ए और ए है, तो अगर यह 0 डालोगे तो 0 और 0, 0 इंटू 0 तो 0, 0 का उल्टा तो 1। उसी तरह से हम कर रहे हैं, यहाँ 0 है, 0 इंटू 0, 0 का उल्टा तो 1। ए से सी को बना रहे हैं और बी से हम किसको बनाएंगे, डी को बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ए से सी को बनाएंगे। अब उसी तरह से 1 है, 1 इंटू 1 तो 1, 1 का उल्टा तो 0, 1 इंटू 1 तो 1, 1 का उल्टा तो। उसी चलते चलते डी, डी के पास देखो डी किससे बना, बी और बी से, तो बी के पास 0 0 0 तो 0, 0 का उल्टा 1, 1 है, अगर बी के जगह 1 डालेंगे तो 1 इंटू 1 तो 1 और 1 का उल्टा 0, 0 है तो 0 इंटू 0 तो 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 तो 1 का उल्टा 0। अब चलते हैं सी और डी के पास। अब आते हैं वाई, वाई जो है वह सी और डी से बनी है, तो देखो सी और डी से बनी है, ये दोनों एंड गेट के साथ उल्टा हो रही है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 तो 1 और उल्टा हो गया 0, 1 इंटू 0 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 0 0 का उल्टा 1, 0 इंटू 0 0 का उल्टा 1। तो हमको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि ये किसका रिलेशन है, ए रिलेशन है, देखो